हेलो बच्चों। आई होप आप मेरी आवाज़ को एकदम अच्छे से सुन पा रहे हैं और साथ में वीडियो क्वालिटी भी ठीक है। हम लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में एकदम शुरुआत में फोर्स के बारे में, उसके तुरंत बाद फिर हमने सीखना शुरू किया था लॉज ऑफ मोशन के बारे में। लॉज ऑफ मोशन सीखते सीखते हमने फ्री बॉडी डायग्राम सीखा। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो कि नॉर्मल फोर्स पर डिस्कशन कर रहा था, कई क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा था टेंशन पर, और उसके बाद सीखना शुरू किया हमने स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में। ये सब कुछ सीख लेने के बाद हमने सीखा सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स जस्ट लास्ट क्लास में ही हम लोग सीख रहे थे। उस पर कुछ क्वेश्चंस किए हम लोग, समझे अच्छे से सूडो फोर्स आखिर क्या होता है। अब बारी क्या है कि इस पूरे चैप्टर को कुल मिला करके अलग अलग जगह से कैसे करके क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, उन सभी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग समझें प्रॉपरली और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे। वो पूरे चैप्टर में किस कोने से निकाला जाएगा क्वेश्चन, मुझे भी अभी नहीं पता कि क्या पूछूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्वेश्चंस को देखते चलते हैं तेजी से। सबसे पहला सवाल मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं कि इस तरह से है कंडीशन, और इसके बाद फिर यहां पर देखना दीवार दूसरे साइड में भी लगा हुआ है। आप साथ में मेरे डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। फिर क्या है, ऐसे करके एक इंक्लाइंड सरफेस बना हुआ अंदर, ये एक ट्रायंगुलर वेज हो गया। ठीक, ये एक ट्रायंगुलर वेज, और इसके पीछे यहां पर जुड़ा हुआ, अभी रुके हो, यहां पर एक स्फीयर बनाता हूं। चलो, ये एक स्फीयर ऐसे करके इस ट्रायंगुलर वेज और इस दीवार के बीच में इस तरह से फंसा हुआ। ठीक है, क्या ये वेज नीचे जा पाएगा? सॉरी, क्या ये स्फीयर नीचे जा पाएगा? अगर ये स्फीयर नीचे जाता है तो इस ट्रायंगुलर वेज को पीछे खिसकना होगा, है ना। और यहां पर मैं लगा रखा हूं इस तरह से एक स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग में ये समझाने की जरूरत नहीं है, इस स्प्रिंग में दबाव मौजूद होगा, कंप्रेशन मौजूद होगा। अब करना क्या है आपको कि ये एंगल अगर थीटा है, ये मास वेज का अगर स्मॉल एम है, इस स्फीयर का मास अगर कैपिटल एम है, और सवाल में ये लिखा हुआ है कि सब कुछ अपने जगह पर टिका हुआ, सब कुछ ठहरा हुआ अगर, ठीक है, यानी कि सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, तो पता करें स्प्रिंग में आखिर कितना कंप्रेशन है। ठीक है, यही सवाल है। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, आप लिखिए अच्छे से, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मौजूद कंप्रेशन पता करें अगर पूरा का पूरा सिस्टम स्टेशनरी है तो। एक बार आप कोशिश करिए सॉल्व करने का। मुझे लगता है आप कर सकते हैं, आप पूरा समय दीजिए, वीडियो को पॉज करने का जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑल राइट,
चलिए भाई, मैं ये ऐसा मानता हूं कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा, ध्यान से सुनना। आप चेक करिएगा अपने सॉल्यूशन में आपने किस तरह से सॉल्व किया है। अगर नहीं भी सॉल्व कर पाए हो तो मैं रास्ता बता दे रहा हूं क्या होना चाहिए। सबसे पहले इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, स्फीयर के फ्री बॉडी डायग्राम में दीवार के तरफ से लगने वाला नॉर्मल फोर्स और ये इंक्लाइंड सरफेस के तरफ से लगने वाला नॉर्मल फोर्स। ठीक है, स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट। इसके अलावा फिर ट्रायंगुलर वेज का फ्री बॉडी डायग्राम। इस ट्रायंगुलर वेज के फ्री बॉडी डायग्राम में स्फीयर कुछ लगाया होगा नॉर्मल फोर्स, कुछ जमीन के वजह से लगा होगा नॉर्मल फोर्स, उसके अलावा mg तो दोनों में है ही, और उसके भी अलावा ट्रायंगुलर वेज में एक स्प्रिंग फोर्स भी मौजूद होगा। फिर स्फीयर के फ्री बॉडी डायग्राम में आपको न्यूटन्स लॉ लिखना होगा अच्छे से, और इस ट्रायंगुलर वेज के भी फ्री बॉडी डायग्राम में आपको न्यूटन्स लॉ लिखना होगा अच्छे से, जिससे कि सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये पूरा रास्ता है, और मेरे सॉल्व करने के पहले आप जरूर से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फिलहाल मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अब देखो, एक रफ डायग्राम ही सही, लेकिन डायग्राम बनाते हैं। ये स्फीयर है, चलिए, और अगर ये स्फीयर है तो इस पर लगने वाला पहला फोर्स mg का, ऐसे कैपिटल mg का फोर्स इस तरह से दिखा दिया गया। इसके अलावा नॉर्मल फोर्सेस में दीवार के तरफ से लगने वाला नॉर्मल फोर्स ये N1 में लिख देता हूं, इसे याद रखना। N1 का जो नॉर्मल फोर्स है ये स्फीयर के ऊपर दीवार ने लगाया। इसके अलावा इंक्लाइंड सरफेस के वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा, इंक्लाइंड सरफेस के वजह से लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इस तरफ होना चाहिए, माना N2 नॉर्मल फोर्स है। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया फ्री बॉडी डायग्राम स्फीयर के लिए। बस एक चीज बची हुई है कि आखिर ये जो N2 का फोर्स है आखिर ये कितने एंगल पर लग रहा है। तो जरा देख के सोच समझ के खुद से अपने नोटबुक में लिखो कि आखिर ये हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल कितना होना चाहिए। एक बार कोशिश करिए आप। मैं इसी डायग्राम में समझने की कोशिश करता हूं। देखो, आप मुझसे पहले लिख लीजिए, चैट बॉक्स में नहीं, आप अपने नोटबुक में लिखिए, इतना भी कठिन चीज नहीं है। हमें यह समझना है कि नॉर्मल फोर्स जो वेज ने लगाया स्फीयर पर उसका डायरेक्शन क्या है। तो ऐसा कुछ लग रहा होगा ना नॉर्मल फोर्स, ऐसे। और नॉर्मल फोर्स में यह खास बात कि यह बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। ठीक, तो अगर हम लोग मन में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ऐसे कर देते हैं, ऐसे एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, क्वेश्चन के ही डायग्राम में देखो मैं कर दिया, आप अलग से एक रफ डायग्राम भी बना सकते हो। तो ये एंगल चूंकि थीटा है, आई होप आप देख पा रहे हैं इसे अच्छे से। रफ हो गया ये काम। नॉर्मल फोर्स यहां पर दिखाया हुआ हूं। नॉर्मल फोर्स इस तरह से अगर लग रहा है, देखो, तो ये वाला एंगल बना ना थीटा, तो इस वजह से यहां पर आने वाला एंगल आ जाएगा 90 डिग्रीज माइनस थीटा। तो उसको 90 डिग्रीज माइनस थीटा लिख दें, या फिर दूसरे साइड वाले एंगल को हम लोग थीटा लिख दें। मैं ये कह रहा हूं कि ये नॉर्मल फोर्स N2 तो है, हम लोग इस एंगल को थीटा लिख दें। थीटा पता करना जरूरी था, ऐसा इसलिए ताकि हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब इस्तेमाल कर रहे हो तो तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसके अलावा अभी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना बचा हुआ था, किसका? तो ट्रायंगुलर वेज का। ट्रायंगुलर वेज को मैं यहीं पर बना दे रहा हूं ऐसे। अब ट्रायंगुलर वेज के फ्री बॉडी डायग्राम में 3 अलग अलग फोर्सेस हम लोग दिखाएंगे, नहीं 4 फोर्सेस। एक कैपिटल स्मॉल mg भी तो है, एक ऐसे स्मॉल mg का फोर्स रहेगा। इसके भी अलावा एक नीचे से ऊपर के तरफ लगने वाला नॉर्मल फोर्स, और ये अलग ही नॉर्मल फोर्स है, ये ना तो N1 से लेना देना ना तो N2 से, ये अलग नॉर्मल फोर्स मान लिया मैं N3 के बराबर। ठीक, अच्छा, इसके भी अलावा और कौन सा फोर्स? हाँ, एक ये जो N2 फोर्स था, मन में सोचो,
ये जो N2 फोर्स था ये किसने लगाया, किस पर लगाया? N2 का फोर्स दरअसल लगाया गया था ट्रायंगुलर वेज के वजह से स्फीयर पर, तो स्फीयर छोड़ेगा नहीं, यही तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। स्फीयर छोड़ेगा नहीं, इस डायरेक्शन में लग जाएगा N2 का नॉर्मल फोर्स, समझ गए? और वर्टिकल से ये N2 का नॉर्मल फोर्स अभी भी, जरा लगाइएगा दिमाग, N2 का ये जो अभी अभी मैं नॉर्मल फोर्स दिखाया हूं ट्रायंगुलर वेज पर, ये अभी भी वर्टिकल से जो एंगल बना रहा होगा वो थीटा ही होगा, ठीक है? इसके भी अलावा क्या कोई फोर्स लग रहा है? हाँ बिल्कुल, एक और फोर्स अभी भी बचा हुआ। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया गया। दरअसल फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में मैं इतना ज्यादा समय इसलिए लिया ताकि इस समय का इस्तेमाल करके आप फाइनल आंसर तक भी पहुंच गए हों, ठीक है ना? चलिए सॉल्व कर रहा हूं। अब न्यूटन सेकेंड लॉ मैं अप्लाई करने जा रहा हूं और N2 का वैल्यू मैं पता कर लूंगा। N2 का वैल्यू पता करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में, मैं लिखा नहीं इस बात को, आपको लिखना चाहिए न्यूटन सेकेंड लॉ इन वर्टिकल डायरेक्शन। N2 साइन थीटा। अब इतना समय नहीं है हम लोग कि इस पर डिस्कशन करें कि N2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। N2 साइन थीटा है, उसे बराबर होना ही चाहिए कैपिटल mg के, क्योंकि सवाल के मुताबिक पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगुलर वेज के लिए, ठीक? ट्रायंगुलर वेज के लिए F स्प्रिंग बराबर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स के। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स होगा क्या? N2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर हमें साफ नजर आ रहा है, N2 कॉस थीटा। गलत बोला, हाँ बहुत बड़ी गलती हुई है, ये साइन थीटा गलत लिखा हुआ था। मैं बोल रहा था कि ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये N2 कॉस थीटा होना चाहिए था, मैं गलती किया था। ये यहां पर कॉस थीटा होना है और ये वाला टर्म रहेगा साइन थीटा। कई लोग बता भी रहे थे N2 साइन थीटा। अब तो कुछ गलत नहीं। तो N2 साइन थीटा ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जरूर से बराबर होना चाहिए स्प्रिंग फोर्स यानी कि kx के। और खास बात यह है N2 जानने का आपको जरूरत ही नहीं है, ये जो दो इक्वेशंस बने हुए हैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कर दीजिए डिवाइड, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तुम ये शायद पूछ सकते हो, आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि सर ये बात कैसे पता चलेगी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाना है या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में? तो देखो, सुनना ध्यान से, स्फीयर पर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाया गया होता तो N1 भी आ जाता है इक्वेशन में, ठीक है? तो उसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई होती, लेकिन ठीक है, N1 के बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना रहे तो N1 जहां जहां है उसके डायरेक्शन को हम लोगों ने कंसिडर ही नहीं किया, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिखे ही नहीं ताकि N1 इक्वेशंस में ना मिले। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, आंसर मिला हमें x का वैल्यू। दोनों इक्वेशन को करो डिवाइड भाई, x का वैल्यू आ गया हमारे पास mg डिवाइडेड बाई k और मल्टीप्लाइड बाई, यहीं पर लिखा हुआ है मुझे लगता है tan थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा आएगा। ये फाइनल आंसर हमारे पास। समझ गए होंगे बात को? चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस सवाल को। कुछ खास नहीं था, बस दो अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करके और उसके बाद आंसर निकाल लेना था। अच्छा क्वेश्चन तो तब माना जाएगा, या थोड़ा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो तब माना जाएगा, सुनना, जब ये स्प्रिंग यहां पर होता ही नहीं और मैं ये पूछता कि इस ट्रायंगुलर वेज का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है? तो एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता था। आई होप आप बात को समझे। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और लिखिए नया सवाल
कि a uniform rope is hanging as shown. ठीक, एक जैसा रोप है, रोप मतलब रस्सी, एक ऐसा रस्सी जिसका प्रत्येक मिलीमीटर का मास बराबर है। मतलब कहीं से भी एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ोगे तो उसका मास बराबर आएगा, कहीं पर मोटा कहीं पर पतला, ऐसा रस्सी नहीं है, हर जगह पर उसकी चौड़ाई बराबर है। ठीक, तो एक यूनिफॉर्म रोप है जो कि हैंग कर रहा है, लटक रहा है। आपको यह बताना है टेंशन कितना होगा पी पॉइंट पर। फाइंड, दो पार्ट रहेगा इस सवाल का, फाइंड टेंशन एट पी। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप। फर्स्ट पार्ट है सवाल का, देखो आसान सा ही, कि ऐसे छत और इसी छत से इस तरह से एक रस्सी हैंग कर रहा है, ऐसे ये रोप है जिसका कि मास दिया हुआ है कैपिटल एम, जिसका कि लेंथ दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है कैपिटल एल। आपको क्या पता करना है? अगर आपको पुरानी बातें याद हो तो आज की क्लास में हम लोग जो कुछ भी सीखे हुए हैं ना इस चैप्टर में, उन सारी चीजों को मैं कोशिश करूंगा रिवाइज हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो अगर आपको याद हो कि टेंशन का क्या डेफिनेशन है, रस्सी में किसी भी पॉइंट पर टेंशन का क्या डेफिनेशन है, तो एक्चुअली हुआ था क्या कि जब मैं टेंशन जस्ट बताने वाला था, लाइट चली गई थी अंतिम के 5 मिनट में, और उसके बाद में व्हाट्सएप में एक ऑडियो क्लिप से बताया था, अगर आपको याद हो तो। उसके अगले क्लास में फिर मैं डिटेल में सारा कुछ बता दिया था। तो टेंशन का डेफिनेशन क्या है? तो किसी भी एक पॉइंट पर रस्सी में टेंशन का मतलब होता है उस पॉइंट के एक साइड ने दूसरे साइड पर कितना फोर्स लगाया। इसी को कहते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पर टेंशन। ठीक, तो टेंशन पता करना रहेगा आपको किसी भी जनरल पॉइंट P पर, जो कि कितने ऊंचाई पर है, जो कि खुद x ऊंचाई पर है बॉटम से। यहां बॉटम से x हाइट पर आपको पता करना है P पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू। ठीक है, एक बार आप अच्छे से कोशिश करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कुछ खास कठिन नहीं है सवाल। तब तक मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना करके तैयार रहता हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से जरूर मिला लीजिएगा। तो 5 सेकंड में सॉल्व कर देता हूं। 1 2 3 4 5, इतने देर में हो जाना चाहिए था आपसे यह सवाल। देखो ध्यान से, जब आंसर आ जाएगा उसके बाद हम लोग उस आंसर का एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर क्यों ये आंसर आ रहा है, इस आंसर का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए, ये जो रस्सी का बॉटम वाला पोर्शन है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहां पर P पॉइंट पर पता करना है टेंशन। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पोर्शन है, पोर्शन नंबर A, ये पोर्शन नंबर B पर कितना फोर्स लगाया ये पता करना है। तो वो फोर्स तभी तो इक्वेशन में मिलेगा जब हम लोग नीचे वाले पोर्शन का केवल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अगर पूरे रस्सी का ही फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे तब तो ये जो भी टेंशन वाला फोर्स है वो एक इंटरनल फोर्स बन जाएगा जो फ्री बॉडी डायग्राम में नजर ही नहीं आएगा। शायद सुनाई दिया मैं क्या बोला? अगर नहीं सुने तो थोड़ा वीडियो को पीछे ले जा करके सुनो फिर से। चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग एक छोटे से हिस्से का रस्सी के, जिसकी लंबाई है खुद x की। तो इस रस्सी पर लगने वाला, रस्सी के टुकड़े पर लगने वाला फोर्स, इस रस्सी के टुकड़े पर लगने वाला फोर्स, नीचे के तरफ एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सवाल ये उठता है आखिर ये कितना फोर्स होगा?
थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन जा रही है, लेकिन आप अच्छे से बनाइएगा। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये mg का फोर्स कितना लिखा जाए? क्या कैपिटल mg में लिख सकता हूं इसे? नहीं, क्योंकि कैपिटल M तो पूरे रस्सी का ना मास है, तो इस वजह से कैपिटल mg लिखना गलत होगा। मैं और समय दे रहा हूं आपको, आप मुझसे पहले आंसर लिखे रहें। इस पर लगने वाला कितना वेट वाला फोर्स होगा? तो मास पर यूनिट लेंथ आप पहले निकालेंगे। पर यूनिट लेंथ कितना मास है, एक एक मीटर का मास कितना है, यह आपने पहले पता किया। और कितने सारे मीटर्स हैं, जैसे ऐसे होता है ना कि आपको 300 रुपया मिला, पैसे का एग्जाम्पल आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। अगर आपको 300 रुपया मिला 30 दिन में, रोज बराबर बराबर मिल रहा था, तो बताइए 4 दिन में कितना पैसा मिला? ठीक, पैसा मिला अगर आपको पता करना रहेगा तो आप क्या करते हो, पहले प्रत्येक दिन कितना रुपया मिला ये पता करते हो। यह आ गया पर डे जो आपको पैसा मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हो जितने भी दिन के लिए आपको चाहिए मनी। तो 4 दिन में कितना पैसा मिला ये पता चल गया हमें, 40 रुपए। लगभग वैसे ही इस पूरे रस्सी का मास हमें पता है कितना, इस पूरे रस्सी का मास हमें पता है कैपिटल M का। तो कैपिटल M डिवाइडेड बाई L कर दिया गया, तो मास पर यूनिट लेंथ आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसे खुद x से, यह आ गया केवल उस हिस्से का मास जिसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं, मल्टीप्लाइड बाई g तो रहेगा ही। इसके अलावा लगने वाला फोर्स ऊपर के तरफ, कौन सा फोर्स? जो रस्सी के ऊपरी हिस्से ने लगाया निचले हिस्से पर, इस फोर्स का नाम टेंशन ही तो होता है, P पॉइंट पर, इसलिए TP लिख दिया मैं नाम। तो TP का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग न्यूटन्स लॉ लगा के तुरंत आंसर लिख देंगे। रस्सी इक्विलिब्रियम में है, तो TP का वैल्यू बना mg मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई L। यही तो मतलब हुआ टेंशन का। ठीक, अच्छा, ये जो आंसर लिखे हैं हम लोग, इसे जरा और बेहतर समझो। तो अगर x का वैल्यू 0 है तब देख लो, अगर x का वैल्यू L/2 है तब देख लो, अगर x का वैल्यू खुद L के बराबर है तब देख लो। तीनों अलग अलग केसेस में टेंशन का वैल्यू एक बार आपको मिलेगा 0, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। x का वैल्यू L/2 अगर रख देंगे तो mg डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू अगर L रख देंगे खुद तो पूरा का पूरा mg आ जाएगा। कहने का मतलब x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, हमने यही तो सीखा कि x का वैल्यू नीचे से ऊपर जाते समय में जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा होगा वैसे वैसे टेंशन की मात्रा बढ़ते जा रही। इस बात को और ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए आप ऐसे मानिए, ऐसे ही बातचीत कर रहा हूं ताकि आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन कहीं पर ना रह जाए। मान लो इस तरह से कोई एक पर्सन लटका हुआ है छत से, इस पर्सन का नाम है, तुम नहीं हो ये पर्सन ए है, और उसके पैर को पकड़ के लटका हुआ है दूसरा पर्सन, पर्सन बी, और इसके पैर को पकड़ के लटका हुआ है तीसरा पर्सन, पर्सन सी, और उसके पैर को पकड़ के लटका हुआ है पर्सन डी। 4 लोग, सभी एक दूसरे का पैर पकड़ के लटके हुए हैं। तो अब सीधे देख के इस डायग्राम को यह बताया जा सकता है कि सबसे ज्यादा परेशानी में कौन है। सबसे ज्यादा परेशानी में दरअसल ए है, क्योंकि उसके पैर को पकड़ के बहुत ज्यादा लोग टिके हुए हैं। ठीक, मतलब इनमें से कोई अगर ताली बजाने लगे, तो पर्सन ए अगर ताली बजाने लगे सब गिर जाएंगे। खैर, तो मैं कहना यह चाहता हूं आपको कि ये जो पर्सन ए था, इसके पैर के द्वारा कितना फोर्स लगाया गया पर्सन बी पर, वही रहेगा यहां पर मौजूद टेंशन, मानो T1। टेंशन का मतलब क्या होता है? एक साइड ने दूसरे साइड पर कितना फोर्स लगाया। तो T1 का मतलब रहेगा पर्सन ए के पैर ने कितना फोर्स लगाया पर्सन बी पर। T2 का मतलब रहेगा कि पर्सन बी के पैर से कितना फोर्स लग रहा है। T3 का मतलब रहेगा
पर्सन सी के पैर से कितना फोर्स लग रहा है पर्सन डी पर, और T4 का मतलब 0 होगा, क्योंकि इसको किसी चीज को सपोर्ट नहीं करना है ना, बस अपने खुद के जूते को सपोर्ट करना है। उस छोटी सी बात को भूल जाओ। तो कहना यह चाहता हूं मैं कि T1 ज्यादा होगा T2 के मुकाबले, जो फिर ज्यादा होगा T3 के मुकाबले, जो फिर ज्यादा होगा T4 के मुकाबले। आई होप बात आपको क्लियर है। एक काम करो, ये पूरा डायग्राम बना करके ऐसे करके लिख दो, अपने आप समझ जाओगे, डायग्राम देख लोगे तो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यह सवाल का एक पार्ट था जिसमें कि हमने किसी एक पॉइंट पर टेंशन पता किया। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट दे रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट है, इसी से मिलता जुलता है, मतलब टेंशन ही बस पता करना है, लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की भी जरूरत पड़ सकती है। ये ऐसे करके गया हुआ एक रस्सी, समझे डायग्राम? इस रस्सी का दोनों ही एंड, इस रस्सी का दोनों ही छोर छत से जुड़ा हुआ है, ऐसे एक ही रस्सी है ये, ठीक। और इस रोप के बारे में ये लिखा हुआ कि इसका कुल मिला के मास है m, टोटल लंबाई है l का जरूरत नहीं पड़ेगा हालांकि, और साथ में एकदम जो कोने में बनने वाला यहां पर एंगल है ना, वो दोनों साइड में थीटा ही है। पहले डायग्राम बना दीजिए आप। कितनी रस्सियां हैं यहां पर? एक ही रस्सी है, चौड़ी सी रस्सी है, इसलिए 2 लाइन दिखाया हूं, और इस रस्सी का दोनों ही छोर छत से जुड़ा हुआ है, और छत के साथ यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनने वाला एंगल कितना है? वो एंगल थीटा है। आपको यह पता करना है कि इस पॉइंट P पर, यानी ठीक रस्सी के सेंट्रल पॉइंट पर लगने वाला टेंशन कितना होगा। ठीक सेंट्रल वाले पॉइंट P पर आखिर टेंशन का वैल्यू क्या होगा, यह आपको पता करना है। जरा कोशिश करो अच्छे से। अच्छा, पहली बार में तो देखने में एकदम लगेगा कि यह सवाल तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पहले से नहीं किए हुए होगे तो तुमको लगेगा कि नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तो शुरू करिए, क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल होगा, आसानी से होगा सॉल्व। जल्दी करो। चलिए, थोड़ी सी हेल्प मैं आपको यह कोशिश करके दिखाना चाहता हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम इसका किस तरह का रहेगा। तो मैं किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हूं, देखो यह है साइड ए, मान लो P पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी आधा रस्सी होगा ना, वो है साइड ए, और दूसरे साइड में यह है साइड बी। तो केवल साइड ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया गया। तो ये साइड ए का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया होगा तो रस्सी के ही डायरेक्शन में लगने वाला एक यहां पर टेंशन का फोर्स होगा ऐसे। इस टेंशन को मैं मान लेता हूं, चलो T1 मान लेता हूं, चलिए। और ये जो टेंशन होगा आखिर ये कितना हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है ये निश्चित है। हमें पता है ना कि यहां पर ऐसे अगर टेंजेंट बना दूंगा अगर मैं, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो होगा थीटा के बराबर। देखिए आप ओरिजिनल डायग्राम को सवाल के, तो इस डायरेक्शन में T1 का टेंशन दिखा दिया गया, और दूसरा टेंशन P पॉइंट पर कट करोगे तो इस साइड में ब्लॉक B, ब्लॉक नहीं है, रस्सी का B वाला पार्ट वो लगातार खींच रहा होगा ऐसे, ठीक है ना। तो इस टेंशन को मैं नाम दे देता हूं TP। क्या फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी एक और फोर्स बस बचा हुआ है, वो है खुद mg का फोर्स। तो क्या यहां पर मैं mg लिख दूं डायरेक्ट? नहीं नहीं नहीं, ये पूरे रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है। इस रस्सी के आधे टुकड़े का मास चूंकि m/2 होगा, इस वजह से यहां पर m/2 इंटू जी लिखा जाना चाहिए। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो अब हम लोग तैयार हैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में, और आंसर आ जाएगा। अगर आपको लगता है मुझसे पहले आप कर सकते हैं, जो लगना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप मुझसे पहले कर सकते हैं, बिल्कुल खुद से करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व।
दो न्यूटन्स लॉ के इक्वेशंस लिख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। मैं भी करता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिखने की कोशिश है ये मेरी। तो T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 cos थीटा, T1 का वर्टिकल कंपोनेंट T1 sin थीटा, थोड़ा समय लगाइए समझ में आएगा। वो कैंसिल कर रहा है दरअसल m/2 इंटू जी को, समझ गए। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में बात करूं अगर मैं, तो T1 cos थीटा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, यही बराबर है TP के, सही लिखा। तो TP इक्वल्स टू T1 cos थीटा आ गया हमारे पास। दोनों इक्वेशंस को क्या किया जाए, डिवाइड कर दें। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते ही TP का वैल्यू मिल जाएगा हमें। TP का वैल्यू है tan थीटा, दोबारा से है क्या, हाँ बिल्कुल, mg/2 इंटू tan थीटा, यही हमारा आंसर। इसी तरह के सवाल में कई अलग अलग तरह से इसी सवाल को पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं ये भी पूछ सकता हूं आपसे कि किसी भी दूसरे पॉइंट पर, P पॉइंट तो एक पॉइंट है, किसी भी दूसरे पॉइंट पर Q पॉइंट पर जरा पता करिए कितना होना चाहिए टेंशन। मैं बता दूंगा यहां पर का बनने वाला एंगल थीटा के बजाय अल्फा है। तो उस खास जगह पर भी बताया जा सकता है टेंशन क्या होगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग टुकड़ों का ड्रॉ करके और न्यूटन सेकंड लॉ का सही इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व होता ही होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में बदलाव लाते हैं और देखने में कठिन लेकिन असली में आसान सवाल देने की कोशिश करता हूं। आपको डर लगे मैं चाहता हूं, लेकिन क्वेश्चन रहे आसान। देखें कैसा क्वेश्चन। यहां पर लगा हुआ एक ट्रायंगुलर वेज, ऐसे यहां पर एक स्फीयर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, लेकिन ठीक है। यहां पर ऐसे एक स्फीयर, इसके बाद फिर यहां पर एक स्क्वायर ब्लॉक है, ऐसे मतलब क्यूबिकल ब्लॉक है ये। उसके बाद फिर यहां पर एक नेक्स्ट स्फीयर, ये स्फीयर है एकदम परफेक्ट। फिर दोबारा से ऐसे करके ट्रायंगुलर वेज, सब जगह पर मैं एंगल्स भी दे दूंगा, सभी चीजों का मास भी दे दूंगा मैं, ठीक। लेकिन क्या है फिर यहां पर ऐसे ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ और दीवार से ऐसे, और दूसरे साइड में यहां पर भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है ऐसे, और मैं सारे वैल्यूज दे दे रहा हूं। हो सकता है आपको ढेर सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़े, तो आप बिल्कुल करिएगा ड्रॉ। 4 kg, सबका मास 4 kg। थोड़ा सा पेन में मेरे प्रॉब्लम हो गया है। ईच मास इक्वल्स टू 4 kg, साफ साफ लिख दिया गया। स्फीयर हो, क्यूबिकल ब्लॉक हो, सबका मास 4 kg। ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्रीज, ये वाला एंगल दिया हुआ है 45 डिग्रीज। इसके अलावा क्या चाहिए, हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 और K2 पहले इसे मैं लिख देता हूं, और K1 का वैल्यू लिखो 100 न्यूटन पर मीटर, साथ में K2 का वैल्यू लिख दो 200 न्यूटन पर मीटर। दोनों का वैल्यू लिख दिया गया। क्वेश्चन का डायग्राम कंप्लीट हो गया, पूरा डेटा में दे दिया, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, लिखें सवाल में आगे, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात, मतलब कुछ भी मूव नहीं कर रहा, कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, इसके बाद
एक और बात दी हुई है क्या, कि इन स्प्रिंग वन का मतलब जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये रहा स्प्रिंग नंबर 1। इफ स्प्रिंग 1 हैज कंप्रेशन 2 mm, 2 mm से दबाव मौजूद है स्प्रिंग नंबर K1 में। ठीक, पता क्या करना है, फाइंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग 2, फाइंड कंप्रेशन इन स्प्रिंग नंबर 2। जरा कोशिश करिए जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का। हो सकता है कई चीजों का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़े, तो आप बनाइए अच्छे से, जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करो। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम रेडी करता हूं। ठीक है, 1 मिनट का समय लगेगा बस मुझे नया डायग्राम बनाने में। आप वीडियो को पॉज मत करिएगा। ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम आपका फेवरेट। ज्यादा बड़ा बन गया है डायग्राम, बस 1 मिनट वेट करो। कर लिए होंगे पिछले सवाल को अभी तक, आप तो कर लेना चाहिए था क्योंकि आसान सवाल था। पिछला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान है अगर आप सही चीज का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तब। अगर आप सही चीज का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो पिछला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। बताऊं कैसे? आप किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे? ट्रायंगल का, स्फीयर का, क्यूब का, दूसरे स्फीयर का कि दूसरे ट्रायंगल का? किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे? इन सब का फ्री बॉडी डायग्राम एक साथ बना दो, एक साथ। यही किए भी होंगे कई लोग। ठीक है, इतने पूरे सिस्टम का अगर एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया जाएगा तो ये रहा एक सिंगल पॉइंट। मुझे क्या जरूरत है उतना बड़ा डायग्राम बनाने का? मैं एक सिंगल पॉइंट से कह रहा हूं कि ये सारे ऑब्जेक्ट का एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम है। ये एफबीडी है ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। सारे ऑब्जेक्ट्स का एक साथ में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया हूं। तो इस पर लगने वाले क्या क्या फोर्सेस आप दिखाओगे? अंदर ही अंदर लगने वाला नॉर्मल फोर्स आपको दिखाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहां पर ऐसे ऐसे करके जो भी नॉर्मल फोर्सेस हैं वो सभी अब कहलाएंगे इंटरनल फोर्स, जिसका न्यूटन्स लॉ में कहीं कोई योगदान नहीं रहता है। ठीक, तो इस कारण से इंटरनल फोर्सेस को पूरी तरह से हटा के मैं सिर्फ स्प्रिंग नंबर 1, स्प्रिंग नंबर 2 के तरफ से लगने वाले फोर्सेस को दिखाऊंगा। और दोनों फोर्सेस को दिखाने के बाद K1 इंटू एक्स, इस तरह से K1 इंटू एक्स, K1 का वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर, और मल्टीप्लाइड बाई फिर एक्स का वैल्यू दिया हुआ था ना, एक्स का वैल्यू दिया हुआ था 2 mm का। यह पहला फोर्स है अभी।
और दूसरे साइड से लगने वाला जो फोर्स है वो है, ये हमें पता नहीं है अभी, लेकिन 200 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। और चूंकि सिस्टम पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में है, ठहरा हुआ है, दोनों ही फोर्सेस को बराबर होना ही चाहिए। डेल्टा एक्स का वैल्यू भी आ गया हमारे पास, आंसर है 1 mm का। इतना आसान। ठीक है, क्या इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है? हाँ, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ताकि ये भी चेक किया जा सके कि आपके सोचने की क्षमता थोड़ी भी है कि नहीं है। चलिए, इस तरह से एक डायग्राम बना दीजिए जिसमें कि ये एक पुली बना हुआ, और पुली के ऊपर से होके गुजरता हुआ ये एक रस्सी दो अलग अलग ब्लॉक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि इस ब्लॉक का नाम ए है, इस ब्लॉक का नाम बी है। ठीक, और इस ब्लॉक ए पर खड़ा है एक पर्सन, एक पर्सन खड़ा है ब्लॉक ए पर, और उस पर्सन के पास हाथ में एक गेंद है। ऐसे इस पर्सन के पास ना हाथ में एक गेंद है। समझ पा रहे हैं? यह है डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक ए के ऊपर एक पर्सन खड़ा है और यह पर्सन के हाथ में एक गेंद है। ये गेंद का मास लिखेंगे आप, मास ऑफ बॉल इक्वल्स टू लिख दो 1 kg। 1 kg का बॉल है ये। इसके अलावा फिर लिखा हुआ है इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये दूसरी बात दी हुई है। और तीसरी बात ये दी हुई है कि यहां पर ये जो चीज है इसका मास है, इसका मास है 3 kg का। तो अब तुम सोचो, ये जरा भी मत सोचना कि ये पर्सन इतना हल्का क्यों है। छोड़ो उस बात को, पर्सन नहीं खड़ा है, मान लो कोई छोटी सी बिल्ली है, उसका तो मास कम होगा ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब बी ब्लॉक का जो मास है 3 kg का, और ए ब्लॉक का जो मास है, पर्सन का जो मास है, और बॉल का जो मास है, ये तीनों मिला करके भी 3 kg। तभी तो सिस्टम पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में। ठीक, क्या आप बता सकते हैं ब्लॉक ए और ये पर्सन दोनों का मास कुल मिला के कितना है? तो बताया जा सकता है, कितना आएगा? 3 kg तो कुल मिला के मास है, और बॉल का मास हो गया 1 kg, दोनों को घटा दोगे तो 2 kg आ जाएगा। तो पर्सन और ब्लॉक ए का कुल मिलाकर के मास आया 2 kg का। इतना कम हो सकता है क्या पर्सन का मास? हाँ, इस क्वेश्चन में है। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, इफ पर्सन, पेन में थोड़ी समस्या है मेरे, तो डिस्कनेक्ट हो गया था किसी कारण से, अभी कनेक्टेड है आई होप। तो क्वेश्चन ये था हमारे पास, ये जो पूरा सिस्टम है उसमें बॉल का मास है 1 kg, इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और नीचे ब्लॉक बी का मास है 3 kg का। आपको ये बताना है, अगर ये पर्सन गेंद को जस्ट रिलीज कर देता है तो इस बॉल को 3 kg ब्लॉक तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यह हाइट में दे देता हूं अभी। लिखें पहले आप सवाल को कि इफ पर्सन रिलीजेस द बॉल, फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच बी। ठीक, यही सवाल है, और साथ में यह हाइट मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं कि कितनी है। यह हाइट दी हुई है इस बार
4 मीटर की, 4 मीटर की ये ऊंचाई है। ठीक है, आपको यह बताना है कि बॉल को गिरने में कितना समय लगेगा। जी का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लीजिए और देखें कि कौन कौन कर पाता है अच्छे से। जरा लगाओ दिमाग और एकदम अच्छे से सॉल्व करो। मैं बस वेरीफाई कर लेता हूं कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। चलिए भाई, आप अब तक ये पहचान गए होंगे कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आसान सवाल है। इसमें एक छोटी सी बात को आपको खुद से समझनी है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप सभी खुद से रियलाइज किए हों सारी बातों को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करे हों अच्छे से। ऑल राइट, मैं भी कोशिश करता हूं अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखें, ये अगर पूरा सिस्टम मान लिया जाएगा, इसे अगर पूरा सिस्टम मान लिया जाएगा तो आखिर बॉल को रिलीज करने के बाद की हालत क्या होगी, ये हम लोग पहले जरा समझ लें। ठीक, आप चाहे क्वेश्चन को सॉल्व किए हों चाहे ना किए हों, जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। शुरुआत में सवाल में लिखा हुआ है कि पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है। शुरुआत से ही पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में मौजूद है। तो ये रहा 3 kg और दूसरे साइड में भी कुल मिला के 3 kg होना ही चाहिए। ठीक है ना, कुल मिला के ये 3 kg ही होना चाहिए। तो बॉल हो गया 1 kg का। अब अगर ये बॉल छूट चुका होगा यहां से और ये बीच रास्ते में ऐसे करके गिर रहा है, समझ रहे हो, जब ये बॉल यहां से सेपरेट हो चुका है और फ्री फॉल के दौरान लगातार कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जब ये बॉल नीचे जा रहा होगा तो इस साइड में मास अब बचा केवल 2 kg। तो इस वजह से ये 3 kg का जो मास है अब ये अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। समझ पाए? जैसे ही गेंद को छोड़ दिया जा चुका है हाथ से, वैसे ही एक पलड़ा हल्का हो गया, दूसरा पलड़ा भारी हो गया और अब बैलेंस नहीं है सब कुछ। जो 3 kg वाला मास है वो तेजी से नीचे जाने लगेगा और कितना एक्सेलरेशन होगा 3 kg का वगैरह वगैरह ये सब खुद से समझ लो। तो और मौका दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने का, आपको कहीं लिखने का जरूरत नहीं है, आप प्रॉपरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद से। ठीक है, करिए। यहां से गिरना शुरू किया था ये बॉल, यहां से ऐसे करके गिर रहा था लगातार। हमें पता करना है कि आखिर कब जाके ये ब्लॉक बी पर जाके गिरेगा, यही पता करना था हमें। तो देखो, ब्लॉक बी पर जाके कब गिरेगा ये पता करने के लिए हमें S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें आप, ये बॉल लगातार नीचे गिर रहा है, साथ में ये ब्लॉक भी नीचे जा रहा है। दो अलग अलग चीजें मूव कर रही हैं, समझे? दो अलग अलग चीजें मूव कर रही हैं। तो इस वजह से दो अलग अलग चीजें मूव कर रही हैं, हमें क्या यूज करना चाहिए आपको आइडिया आ चुका होगा। मैं ये आपको पहले करवा चुका हूं, रेस्ट एंड मोशन चैप्टर में आपको ये भी बताया था
कि जब कभी दो चीजें मूव कर रही हो तो दिमाग में इस बात को जरूर रखना कि एक के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो सारा चीज सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो देखो मैं साफ साफ लिखता हूं, पुरानी बातें और याद आ जाएं, अच्छी बात है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू ग्राउंड, ये कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे के तरफ, नीचे की तरफ कोई पॉजिटिव बोल दिया चलो। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी रिलेटिव टू ग्राउंड, ये कितना है? सॉल्व करके देखो, एक साइड में 3 kg, दूसरे साइड में 2 kg, तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी नीचे के तरफ ही होगा। ठीक है ना? तो अब बी के रेस्पेक्ट में अगर सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास क्वेश्चन आखिर बना क्या? देखिए, सॉल्विंग रिलेटिव टू बी, बी के रिलेटिव में अगर इसी सवाल को सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा कि बी तो अपने जगह पर स्थिर है, बी तो रेस्ट में आएगा ना नजर, और ये पार्टिकल ही नीचे जा रहा है, और ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन आप क्या नापेंगे? तो देख लो इक्वेशन क्या बन रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल पता करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में, तो लगा दीजिएगा फॉर्मूला, और जिससे समझ में आएगा आपको 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है बॉल में। ठीक, तो सॉल्विंग रिलेटिव टू बी, अगर आप दोनों को घटाना रहता है, बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे मतलब बी अपना एक्सेलरेशन घटा देगा ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में, तो पाएगा 10 - 2 यानी कि 8। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये बॉल नीचे जाते हुए नजर आएगा, और इसको कितनी दूरी तय करनी है? मात्र 8 मीटर की, सॉरी 4 मीटर की। कर सकते हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व अब तो इक्वेशन बना हमारे पास 4 मीटर बराबर होना चाहिए, यू तो है नहीं, बॉल को रिलीज किया गया था, तो हाफ इंटू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, टी का वैल्यू आया 1। अच्छा, सवाल यही था ना कितने समय के बाद, कि कुछ और था? फाइंड टाइम टेकन, हाँ, टी का वैल्यू निकल के आया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ही सही आंसर रहेगा इस सवाल का। आई होप आप थोड़ा सा समझे। चलिए, कठिनाई की मात्रा और बढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं एक और क्वेश्चन के साथ। देखो क्या है क्वेश्चन। असल में क्या करूंगा कि नया सवाल लिख रहा हूं कि ये एक पुली है, और इस पुली से हैंग कर रहा एक रस्सी जो इसी के ऊपर लपेटा हुआ था, ऐसे। ठीक, और इसके बाद क्या बात लिखी हुई है कि यहां पर जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर के तरफ। ऐसे ही डायरेक्ट डायग्राम बनाओ, ये ब्लॉक का नाम लिख दो ए। ठीक वैसे ही दूसरे ब्लॉक का नाम लिख दो बी, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर के तरफ दिखा दो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में ये लिख दीजिए कि ये पुली को भी पकड़ के ऊपर खींचा जा रहा है ए के एक्सेलरेशन से। पुली अगर ठहरी हुई रहती है ना, पुली अगर रुकी हुई रहती है तो ये जितना एक्सेलरेशन ऊपर रखेगा उतना ही बी नीचे रखेगा, या फिर ठीक इसका उल्टा, पुली अगर ठहरी हुई रहती है तो बी जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ए नीचे जाएगा। लेकिन पुली अगर स्टेशनरी है तब तो, पुली के पास एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये बातें सही थी। ठीक है, तो हमें पता करना है खुद यही पुली का एक्सेलरेशन। लिख दो सवाल, फाइंड, ये न्यूटन्स लॉ का है नहीं सवाल, लेकिन फिर भी कांस्टेंट रिलेशन का केवल क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व करें आप क्योंकि ये अगले सवाल की तैयारी है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। कोशिश करिए, आंसर के लालच में नहीं और दूसरों को दिखाने के लिए कि हमने पहले सॉल्व कर लिया, नहीं, आप खुद से सीखने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस सवाल के हर पहलू को खुद से समझने की भी कोशिश करेंगे पहले।
करिए सॉल्व। चलिए, तो ये सवाल इसलिए दिया मैं आपको ताकि अभी अभी हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट का जस्ट यूज किया है उसी का दोबारा से आप इस्तेमाल कर सकें खुद से। ये है हालत। ये डायग्राम बना हुआ था हमारे पास। अब समझो लॉजिक को कि मैं क्या बोल रहा हूं। सॉल्व तुम ही करना, लेकिन बस 1 मिनट सुन लो मेरी बात को। बात यह है कि अगर पुली ठहरा हुआ रहता तो यह सवाल बहुत आसान था। दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होंगे, एक्सेलरेशन पुली का 0 होगा। ठीक है, पुली, इस सिचुएशन को समझना बहुत आसान होता अगर पुली ठहरा हुआ होता तो एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है, दूसरा ब्लॉक को नीचे जाना पड़ता। तो पुली को ठहरा हुआ बना दो। हिंट समझ गए होगे। इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए, यहां पर बने हुए हालात को समझने के लिए आप पुली के ही सापेक्ष में देख लीजिए। ये जो पुली है इसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख लीजिए हालत को। ठीक है, शायद समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खुद से आगे बढ़ो, ज्यादा सीखोगे। देखिएगा ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। सॉल्विंग रिलेटिव टू पुली। पुली के रेस्पेक्ट में देखे जाने पर सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं कि पुली का तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, जबकि नीचे में जो दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स ए और बी का एक्सेलरेशन दरअसल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, अब खुद से समझो, 2 माइनस ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और दूसरे ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन 6 नहीं, 6 माइनस ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मैं ऊपर के तरफ पॉजिटिव मान के रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, सारे कंसेप्ट इस्तेमाल कर लिया। आई होप आप समझ भी पाए। ठीक है, तो ये दोनों ही ब्लॉक्स, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, दोनों का ही मैं एक्सेलरेशन इस तरह से लिख दिया हूं पुली के रेस्पेक्ट में। अब एक बहुत ही साधारण सी बात कि पुली के रेस्पेक्ट में देखा जाए अगर, मतलब पुली पर बैठ के तुम अगर देख रहे होगे तो तुम जरूर से ये पाओगे कि इन दोनों में से एक ही है जो ऊपर आ रहा है और बाकी दूसरा जो है वो नीचे जा रहा है। कहने का मतलब इनमें से कोई एक ही होगा जो कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, और दोनों वैल्यू में बराबर होंगे। एक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाएगा मान लो, तो दूसरा 4 से नीचे जाएगा। एक 2 से अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा 2 से नीचे जाएगा। तो इस वजह से इक्वेशन बना हमारे पास 2 माइनस ए और 6 माइनस ए, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। शायद समझे आप मेरी बात को। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन सॉल्व होके क्या बना, तो माइनस में 4 नहीं, अच्छे से करता हूं, 2 ए को दूसरे साइड ले जाएंगे, -6 माइनस 2 ए, सही लिखा नहीं, +2 ए, कोई गलती तो नहीं, नहीं। तो 6 दूसरे साइड आया, ए का वैल्यू मिला हमारे पास। मैं कुछ देर के लिए यूनिट का ख्याल नहीं रख रहा था। ए का वैल्यू आया हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब पुली जरूर से, पुराने डायग्राम में बोल रहा हूं, ए किसे माने थे हम लोग, ए तो था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पुली का एक्सेलरेशन। तो ए का वैल्यू मिला हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ सके आप बात को। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि इसी कंसेप्ट का और ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होगा, साथ में न्यूटन्स लॉ का भी जरूरत पड़ेगा आपको। नया सवाल लिखें। नया सवाल है ठीक वैसा ही डायग्राम, और पहले मुझे डायग्राम बना लेने दो, उसके बाद आप बना लेना। ठीक है, पहले मुझे बना लेने दो। इस बार क्या है कि ब्लॉक्स ए और बी का मास दिया हुआ है 4 kg, और इसका मास दिया हुआ है 6 kg का, और यहां पर ना ऊपर के तरफ फोर्स लगाया जा रहा है।
फोर्स कितना अमाउंट का लगाया जा रहा है ये लिखा हुआ है। इस पुली को ऊपर फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, कितना फोर्स लगाया जा रहा है ये साफ साफ लिखा हुआ है सवाल में। 200 न्यूटन का फोर्स, इतना फोर्स ऊपर की ओर लगाया गया है। ऐसे इस पुली के सेंटर को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है 200 न्यूटन के फोर्स से। पुली हमेशा की तरह मासलेस है, पुली के पास कोई मास नहीं है। पता क्या करना है आपको, फाइंड, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं आप। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली। पुली का एक्सेलरेशन पता करें। पुली का मास है 0, ठीक है। तो कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा खुद से, देखते हैं सही में दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। मैं आपको 5 मिनट नहीं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, एक बार कोशिश करिए आप सॉल्व करने का सवाल को। चलिए, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, हाँ मुझे पता है 2 मिनट अभी नहीं हुआ है, लेकिन साथ में करते हैं। सबसे पहले आप क्या किए होंगे, इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए होंगे। क्या पता उससे एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाए। चलिए मैं आपको और समय दे रहा हूं, थोड़ा सा यहां पर दिक्कत है उसको मैं सॉर्ट आउट कर लूं, तब तक आप सवाल को करें। हाँ भाई, चलिए क्वेश्चन पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। इस पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्सेस को आप दिखाएंगे। तो रस्सी एक ही है याद रखो, और ये पुली चूंकि मासलेस है, बहुत सारे इक्वेशंस बहुत सिंपल बनेंगे। पुली का मास हो भी सकता था तो अलग तरह का आंसर आया होता। खैर, सबसे पहला फोर्स इस पुली पर ऊपर की तरफ दिखा दिया मैं ऐसे 200 न्यूटन का, ठीक। इसके अलावा एक फोर्स इस तरफ टेंशन का, दूसरा फोर्स इसी तरफ टेंशन का। क्या यहां पर इस पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में mg का फोर्स भी दिखाया जाएगा? नहीं, mg का फोर्स नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। mg का फोर्स नहीं दिखाया जाएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि पुली मासलेस है। तुम दिखा भी दो mg का वैल्यू ही 0 है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब न्यूटन्स लॉ के मुताबिक, इस पुली के लिए न्यूटन्स लॉ के मुताबिक 200 न्यूटन, माना कि इस पुली का एक्सेलरेशन a है, जो कि मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम के दिखाया हूं डॉटेड लाइन से। 200 न्यूटन माइनस 2t बराबर होना चाहिए 0 इंटू a। तो a का वैल्यू तो यहां पर से ऐसा कुछ निकल के आ रहा है कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये, और डिवीजन 0 से तो अलाउड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। तो आप इस इक्वेशन से पता कर ही नहीं सकते कि आखिर a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप इस इक्वेशन से कुछ और पता कर सकते हैं। मतलब RHS तो 0 हो गया, राइट हैंड साइड तो 0 हो गया, तो इस वजह से 200 न्यूटन माइनस 2t बराबर होना चाहिए 0 के। टेंशन का वैल्यू हमें पता चला 100 न्यूटन। आई होप समझे आप बात को। टेंशन का वैल्यू हमें पता चल गया कि कितना है, 100 न्यूटन। कैसे पता चला? एकदम सिंपल, न्यूटन्स लॉ से।
और टेंशन का वैल्यू अगर 100 न्यूटन पता चल चुका है तो दोनों ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम में, दोनों ब्लॉक्स का मास 4 kg 6 kg, दोनों ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम से तुरंत तुरंत निकलते चला जाएगा एक्सेलरेशन। तो 40 न्यूटन नीचे दिखाया, 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम है ये, और ऊपर के तरफ टेंशन वाला फोर्स जिसका की वैल्यू दरअसल 100 न्यूटन है। तो इसका एक्सेलरेशन आ तो गया, नेट फोर्स हुआ 60 न्यूटन, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, 60 डिवाइडेड बाई 4 15 आया। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी में लिख दूं 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऊपर की तरफ। साथ में 6 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, 60 न्यूटन नीचे की तरफ और टेंशन वाला फोर्स यानी कि 100 न्यूटन ऊपर की तरफ। यहां पर क्या हालत है, तो नेट फोर्स बना 60, नहीं 40 न्यूटन का नेट फोर्स का इस्तेमाल करके ये 6 kg का ब्लॉक कितना एक्सेलरेशन रख पाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 6 या 20 डिवाइडेड बाई 3 ऊपर की तरफ, 20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। लेकिन ये तो दोनों ब्लॉक्स का हम लोग एक्सेलरेशन पता कर लिए, पुली का तो एक्सेलरेशन अभी भी नहीं आया। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन को आखिर हम लोग किए किस लिए हैं। ठीक, पिछले क्वेश्चन को हम लोग इसीलिए तो किए हैं ताकि आप इस सवाल को कर सकें, जिसमें कि ध्यान से सुनो, अगर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन a1 है, अगर ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन a2 है, तो आप पुली का एक्सेलरेशन a आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? मात्र इतनी सी बात लिख के कि a1 माइनस a बराबर होना ही चाहिए माइनस में a2 माइनस a के। अब यह कहां से आया इक्वेशन? ये इक्वेशन पूरी तरह से डिटेल में मैं जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया हूं। तो आप, मुझे लगता है अब तक आंसर निकाल चुके होंगे। अब मैं लिख रहा हूं सॉल्विंग रिलेटिव टू पुली। पुली के रिलेटिव में सॉल्व किए जाने पर जो एक्सेलरेशंस के वैल्यूज हैं, यानी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस ए का एक्सेलरेशन, और दूसरी तरफ है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस ए का एक्सेलरेशन। ठीक, ये दोनों ही एक्सेलरेशंस आपस में इक्वल एंड अपोजिट होने ही चाहिए। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होने ही चाहिए थे। तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को। ए का वैल्यू आ गया हमारे पास, कितना आया है तो देख लो, 45 और 20 65, 65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 बराबर है दरअसल 2a के। तो ए का फाइनल आंसर निकल के आया, हाँ डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, 65 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो लगभग बराबर है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। आंसर जो निकल के आया वो लगभग बराबर है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। आई होप आप इस बात को समझ सके। देखो हमने किया क्या, समरी बता रहा हूं स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम पुली का, उससे समझ में आया टेंशन का वैल्यू क्या है। टेंशन के दोनों वैल्यूज जब हमें मिल गए तो अब तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पता चल गया। अब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अगर पता है तो आप फिर पुली का एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। कैसे? पुली का एक्सेलरेशन पता करने के लिए पुली का एक्सेलरेशन मानो a, और ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो कि अगर पुली के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो दोनों ब्लॉक्स को ठीक उल्टी तरफ बराबर बराबर मात्रा में एक्सेलरेशन से जाना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन से जाना ही चाहिए। इस बात का इस्तेमाल करके इन दोनों को इक्वल एंड अपोजिट जैसे ही लिखेंगे ए का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप सीख गए आप इस तरह के सवालों को भी करना। कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत कठिन है, नहीं, अगर आप एकदम बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं तो ये सरल सवालों में गिनती होगी इसकी। चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी समय है हम लोगों के पास लगभग 15 मिनट। एक और क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं। देखो सवाल क्या है,
ऐसे करके एक दीवार के जैसा सरफेस बना हुआ। और जैसा कि मैं पहले ही सवाल में बोला था, वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं कि ये एक स्फीयर है, ये शायद ही कर पाओगे, मुझे एकदम नहीं लगता कि कर पाएंगे आप, लेकिन फिर भी दे रहा हूं अपने रिस्क पर। तो मेरे आसान सवाल करवाने से आपके एग्जामिनेशन में भी आसान सवाल आने लगेगा ऐसा तो है नहीं। ये डायग्राम पहले से बना हुआ था, ऐसा डायग्राम हमारे पास। ये एक ट्रायंगुलर वेज है। नॉर्मल फोर्स वगैरह निकालने में अब किसी तरह की कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। इस ट्रायंगुलर वेज का मास है 10 kg का, और इस स्फीयर का मास है 8 kg का, और साथ में ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन करने जा रहा हूं मैं। अब सवाल का पहला पार्ट लिखिए। क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं, इक्विलिब्रियम में ये पूरा सिस्टम नहीं रहने वाला है। इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं रहेगा? ये स्फीयर लगातार नीचे की ओर जाएगा और ये ट्रायंगुलर वेज पीछे की ओर जाएगा। कितना होगा एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, उसी पर चर्चा करनी है हमें। ठीक है ना। तो देखें, इफ एक्सेलरेशन ऑफ, लिखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, इफ एक्सेलरेशन ऑफ wedge, if acceleration of wedge is a naught, ए नॉट का वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ए नॉट है वेज का एक्सेलरेशन, तो ए नॉट के टर्म्स में बता दीजिए कि इस स्फीयर का एक्सेलरेशन कितना है। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एक्सेलरेशन पता कर दे। ठीक है, एक बार कोशिश करो जरा समझने का। हालांकि मुझे पूरा पता है कि दिमाग लगा नहीं पाओगे तुम, लेकिन एक बार कोशिश करो सॉल्व करने का। कर पाए? देखिए, बहुत ध्यान से आपको समझना होगा एक एक बात को यहीं पर। हम लोगों ने एक जबरदस्त बात पहले से सीख रखा है कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन के नाम से। एक बात हमने सीखा है कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन। अब देखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। कोशिश कर लिया आप, सॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बातों पर फोकस करो। हम लोग पहले से क्या सीखे हुए हैं कि एक साइड से रस्सी को ढीला करिए, दूसरे साइड से टाइट करिए, तो पता एक ऑब्जेक्ट अगर एक्स लेंथ जा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट कितनी मात्रा में जाएगा। यह तरीका हम लोग पहले से सीखे हुए हैं। उसी तरीके को थोड़ा सा घुमा फिरा के यहां पर लगाते हैं। रस्सी है नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसी तरीके को कोशिश करके यहां पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ढीला करना, ढीला करना मतलब जगह बनाना। तो एक काम करो, जो ये पहले से बना हुआ डायग्राम है इसको
थोड़ा कलर मैं इसका चेंज कर देता हूं ताकि आप समझ सकें ये पहले से बना हुआ डायग्राम था, ये पहले से बना हुआ डायग्राम था। अब मैं इसमें क्या करूं कि वेज को थोड़ा सा मैं आगे खींच लूं, ऐसे ट्रायंगुलर बना हुआ जो वेज है ये थोड़ा सा अगर आगे चला जाएगा, समझ सके कितना आगे चला गया, एक्स लेंथ आगे चला गया। ऐसे अगर ये ट्रायंगल एक्स लेंथ आगे चला जाता है तो इस स्फीयर को नीचे गिरने का मौका मिलेगा ना, इस स्फीयर को नीचे जाने का मौका मिलेगा। ऐसे देखिए ये थोड़ा सा और नीचे जा पा रहा होगा, ऐसे समझ सके। फिर से देखो, येलो वाला पोर्शन पहले से बना हुआ था, येलो कलर में जो दिखाया गया है वो पहले से बना हुआ था। अब ट्रायंगल थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसके बाद व्हाइट कलर से मैं दिखाया हूं कि नया पोजीशन क्या है ट्रायंगल का। अगर ऐसा हो गया तो इस स्फीयर को देखो ना, नीचे गिरने का मौका मिल रहा है। अब ये स्फीयर नीचे गिर सकता है, तो ये स्फीयर अगर नीचे गिरेगा तो आखिर कितना नीचे गिर पाएगा, यही तो बस हमें समझना है यहां से यहां। ठीक है, तो नया पोजीशन जो स्फीयर का है वो मैं बना दे रहा हूं। ये नया पोजीशन है स्फीयर का, और ये भी मुझे लगता है कि येलो होना, सॉरी व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि चूंकि ये नया पोजीशन है। नहीं हो रहा है व्हाइट, छोड़ो, मतलब समझ गए ना तुम। हमें बस ये पता करना था कि अगर ये ट्रायंगल जाता है एक्स लेंथ आगे तो ये स्फीयर कितना नीचे जाएगा, इसी को कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन। एक ऑब्जेक्ट अगर आगे या पीछे बढ़ता है ताकि बीच में जगह बन जाए दूसरे के जाने के लिए, यही तो मतलब होता है रस्सी के ढीला होने का, कि एक ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर गया, बीच में जगह बन गया दूसरे ऑब्जेक्ट के ट्रेवल करने का। यही यहां पर करने की कोशिश कर रहा हूं। और ज्यादा ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है। इसको व्हाइट बना ही देता हूं। ठीक है, ये स्फीयर जो कि है ऊपर से नीचे गिरते गिरते यहां तक पहुंचा हुआ है, यहां तक। तो डायग्राम बहुत ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक। यहां पर से ही एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, एक लाइन में। देखो यहां पर बनाना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पहले इसको येलो से दिखा रहे हैं। ये पुराना बना हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था यहां पर कहीं, शायद ये पुराना बना हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। यहां से ये ट्रायंगुलर वेज जो कि है इस तरफ ट्रेवल किया है ना, कितनी मात्रा में, एक्स लेंथ में ये ट्रायंगल ट्रेवल कर लिया इस तरफ। तो इस वजह से यहां पर मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि ये लंबाई है एक्स के बराबर, मानते हैं। अच्छा, अब ये स्फीयर के पॉइंट को मानो तुम, इसी पॉइंट को मानो अब कि ये स्फीयर का पॉइंट है, तो ये पॉइंट अब नीचे जा पा रहा है ना। कितना लेंथ ये पॉइंट नीचे जा पाएगा, यहां से यहां तक पहुंचा है। देखो इस लेंथ को चलो मैं मान लेता हूं y के बराबर, यही तो माना हुआ था पहले से, y के बराबर। स्फीयर नीचे गया है y लेंथ, और ये ट्रायंगुलर वेज गया है लेफ्ट साइड में x लेंथ। इस बात को समझ लो बस अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बस इतनी सी बात को आपको पकड़नी है कि जो ये पॉइंट बना हुआ था ना, कांटेक्ट वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों के लिए एक एक पॉइंट है। स्फीयर के लिए भी एक पॉइंट है और ट्रायंगल के लिए भी एक पॉइंट है। ट्रायंगल गया एक्स लेंथ आगे, ऐसे। इस बात को मैं अलग से एक स्ट्रेट लाइन से जाते हुए दिखा दिया। उसी जगह वाला स्फीयर का पॉइंट गया नीचे। इस नीचे जाने वाले डिस्प्लेसमेंट को मैं वाई से एक लाइन खींच के दिखा दिया नीचे की तरफ। बस इतना काम किया हूं अभी तक। अब याद रखो, चलो जो मैं डायग्राम बनाया हूं वो आखिर है क्या, तो बस इतनी सी ही तो बात है कि ये एक्स लेंथ है, ये वाई लेंथ है। ठीक है,
ये एक्स लेंथ है और ये वाई लेंथ है। और अगर आप और ज्यादा ध्यान से देखते हो इस डायग्राम को तो आप इस बात को भी बड़े आसानी से समझ सकते हो कि यहां पर एक एंगल जो बन रहा होगा ऐसे, ये एंगल आखिर कितना है, दिख रहा है क्या आपको? यह एंगल दरअसल 37 डिग्री सवाल में पहले से लिखा हुआ था, तो यह एंगल भी तो 37 डिग्री ही आया। और इससे यह साबित होता है कि tan 37 डिग्रीज यानी कि y डिवाइडेड बाई x, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास? tan 37 डिग्री 3/4 होता है। तो y और x में एक रिलेशन आ गया, तो वेलोसिटी भी जो होगा उसमें भी एक रिलेशन आ गया। यही तो होता था, जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है वही वेलोसिटीज का भी रिलेशन है। कहने का मतलब अगर ट्रायंगल जा रहा होगा a के एक्सेलरेशन से, तो ये स्फीयर जा रहा होगा a tan 37 डिग्री यानी कि 3/4, a इंटू 3/4 के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ। यह बात हमने एस्टेब्लिश कर दिया। हमने किया क्या? वही पुराना कंसेप्ट है, ढीला किया एक साइड से, दूसरे साइड से टाइट करके देख लिया। ढीला टाइट करना मतलब क्या? बीच में जगह बनाना और उस जगह से पता कर लेना आखिर दो अलग अलग चीजों के बीच में मोशन का क्या रिलेशन है। इसी को कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन। तो मैं ट्रायंगल को आगे बढ़ाया, इस तरफ ट्रायंगल को आगे बढ़ाया मैं, ताकि बीच में थोड़ा सा जगह बने। मैं क्या किया ना, फिर से सुनो, स्फीयर को हाथ से पकड़ लिया। स्फीयर को हाथ से पकड़ लेने पर वो नीचे नहीं जा पाएगा। अब ट्रायंगल को जबरदस्ती आगे बढ़ाए, कितना? x। अब स्फीयर को नीचे सिर्फ हाथ से लेके गए चेक करने के लिए कि आखिर ये कितना नीचे जा पा रहा है, उसे मैं नाम दे दिया y। और x और y में रिलेशन पता करने के लिए जो आप डायग्राम खुद से नोटबुक पर पेन से बनाएंगे, वीडियो देखने से पूरा नहीं समझ में आएगा। नोटबुक में आप कई सारे रफ डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये लेंथ अगर x है, ये लेंथ अगर y है, तो ऐसा डायग्राम बना हुआ था वहीं पर। और ऐसे करके एक डॉटेड लाइन से अगर मैं दिखा दूं उस ट्रायंगुलर वेज को, तो समझ में आ जाएगा यहां पर बनने वाला एंगल 37 डिग्री है। सारा रिलेशन हमें पता चल गया। x और y में जो रेशियो रहेगा वही उनके रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज में भी वही रिलेशन रहेगा, वही उनके एक्सेलरेशंस में भी रिलेशन रहने वाला है। इतनी बात तो हम लोग समझ गए, लेकिन a का वैल्यू अभी नहीं निकला है। लेकिन फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि a0 है अगर एक्सेलरेशन ट्रायंगुलर वेज का, तो बताएं कि स्फीयर का एक्सेलरेशन कितना है। सही आंसर 3a0/4। अब नेक्स्ट पार्ट है सवाल का, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड a0। a0 का वैल्यू पता करिए कि कितना होगा। a0 का वैल्यू पता करने के लिए आप दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए। और फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे रिजोल्यूशन होगा, यह सब कुछ मैं पहले क्वेश्चन में ही दिखा चुका हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भी इसलिए कराया था ताकि यह सबसे आखिरी वाला सवाल आप एकदम अच्छे से कर सके, पूरी तरह से खुद से। बस ये याद रखना, यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं है। स्फीयर नीचे की तरफ जा रहा है लगातार ए एक्सेलरेशन, किसी भी एक्सेलरेशन से, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम मत लिख देना स्फीयर के लिए। साथ में ट्रायंगुलर वेज लेफ्ट साइड में जा रहा है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम मत लिख देना। तो इस तरह से चीजों को कनेक्ट करिए, फाइनल आंसर तक पहुंचिए। आई होप सो कि लॉज ऑफ मोशन चैप्टर अब हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। इस पर आने वाले असाइनमेंट को जल्द से जल्द आपको असाइनमेंट मिलेगा लॉज ऑफ मोशन पर। इस आने वाले असाइनमेंट को जल्दी से आप कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग आगे फिर।